उसके बाद है ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है वो तो आपको ब्रोशर में मिल जाएगी, अब कितनी आ रही है वो ब्रोशर में मिल जाएगी। बट एज अ यूज़र मुझे कभी ऐसा इशू नहीं आया कि नीचे से कभी कुछ स्क्रैप हुआ हो, इवन ऑन द टॉलेस्ट ऑफ स्पीड ब्रेकर्स। तो जो भी ग्राउंड क्लियरेंस है स्टेटिस्टिकली दैट्स गुड इनफ। मैं अभी हिल्स पे नहीं गया हूँ, मैंने कभी ऑफ रोडिंग इस पे नहीं करी है, सो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। बट हमारे नॉर्मल सिटी लिमिट्स में कहीं पर भी कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि नीचे से जो अंडरबेली है वो स्क्रैप कर रही है। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद है कि इसके अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स है। नुकसान ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको महसूस होता है हाईवे पे आप 70, 75, 80 पे हैं, सामान होता है लोडेड, तो 70-75 इज़ अ कंफर्टेबल क्रूज स्पीड। हाईवे खाली है, इंजन में ग्रंट भी आपको महसूस हो रहा है, बट क्योंकि 6th गियर नहीं है तो यू फील लाइक ए स्ट्रेनिंग द इंजन अ लॉट। तो आप उससे ज़्यादा ले जाने में थोड़ा सा कंफर्ट महसूस नहीं करते, आपको ऐसा लगता है जैसे आप बाइक को हर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ अनदर फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर कि इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स है। हम लोग क्योंकि हमने फ्यूल इंजेक्शन आने से पहले लिया था तो 13 लीटर्स वाज गुड इनफ फॉर अस। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो अब ले रहा है जब फ्यूल इंजेक्शन है, तो यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि फ्यूल पम्प को कम से कम 1 से 2 लीटर का फ्यूल हमेशा चाहिए होता है। तो आप टेक्निकली ये मान के चलें कि आपका टैंक 10 से 11 लीटर का है। माइलेज ज़रूर इंक्रीज़ हो गई है, अभी ये मुझे माइलेज दे रही है अबाउट 35 to 37 मिक्स राइडिंग कंडीशंस में। इफ़ आई एम फुली ड्राइविंग ऑन द हाईवे समवेयर अराउंड 38, बट इन अ मिक्स कंडीशन इट्स समवेयर 35, 36, 37। फ्यूल इंजेक्शन में आई एम अज्यूमिंग माइलेज थोड़ी इंक्रीज़ हुई होगी तो शायद 40-42 तक का माइलेज दे रही होगी। सो दैट वे टैंक रेंज इज़ नॉट एन इशू। अगर आप 420 किलोमीटर की टैंक रेंज भी लेके चल रहे हैं इट्स वेरी गुड। लेकिन फिर भी यू हैव टू कंसिडर कि फ्यूल टैंक जो है वो आपको 10 से 11 लीटर का ही यूजेबल टैंक मिलेगा। उसके बाद आता है मीटर कंसोल। अब ये जो है ना थोड़ा सा पेन पॉइंट है। तो यहाँ पर जो मीटर कंसोल है दैट इज़ नीडल टाइप, और स्पीडोमीटर तो नीडल टाइप है, ठीक है, डिजिटल आपको मिलता है ओडोमीटर एंड एवरीथिंग। व्हाट आई वांट टू मेंशन हियर इज़ कि पहली बात तो टाकोमीटर नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है दे कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, बट कितना इम्पोर्टेंट था ये मुझे लेने के बाद समझ में आया। उस टाइम तो मुझे लगा कि ठीक है क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट नाउ आई फील मैनी अ टाइम्स आप देखना चाहते हो कितने रेव्स पे चला रहे हो व्हीकल को, देखने में अच्छा लगता है कई बार व्हेन यू आर ड्रैगिंग विद समबडी, दैट्स अ गुड फीलिंग। उसके बाद जो फ्यूल मेजरमेंट्स हैं, जो टेल लाइट्स हैं, इंडिकेटर की लाइट्स हैं, एवरीथिंग यू कैन सी, जो इंडिकेटर की लाइट्स हैं, जो सब कुछ है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब इसका नुकसान ये है कि जैसे मैंने अभी टैंक बैग रखा हुआ था तो ये सब कभी दिखाई नहीं देता आपको, इसकी वजह से आपको टैंक बैग रखने में बहुत दिक्कत आती है। और अगर आपने टैंक बैग यहाँ रखा हुआ है ये सब दिखाई नहीं देता, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब तो शायद फ्यूल इंजेक्शन, ABS वगैरह की लाइट भी आपको यहीं पर मिलेगी, तो दैट इज़ वन थिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। उसके बाद मैंने राइनॉक्स वाली वीडियो में बताया था इसका क्या नुकसान होता है कि जब भी आप टैंक बैग रखते हैं वो उठा हुआ रहता है, अनइवन रहता है। तो ये चीज़ आपके लिए कितनी मायने रखती है आपको देखना है, मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बट फिर वही बात है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको लेने के बाद बहुत देर बाद समझ में आती हैं, तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद है क्लच पेडल मुझे कभी भी हार्ड महसूस नहीं हुआ। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो स्लिपर क्लच यूज़ करते हैं तब शायद आपको थोड़ा हार्ड महसूस हो, बट मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऑल्दो क्लच का ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा है तो वो कई बार थोड़ा सा परेशानी वाला काम हो जाता है। उसके बाद है ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग बहुत लोग आपको ऐसा बोलते हुए मिल सकते हैं कि ब्रेक में बाइट कम है। वो बाइट की प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली वो कंपनी ने खुद से रखी है वो बाइट कम। ये सेम पैटर्न आपको आगे और पीछे दोनों वाले ब्रेक्स में मिलेगा। ब्रेक की बाइट कम है, ब्रेक की जो इनिशियल इम्पैक्ट है वो कम है। उसका रीज़न ये है कि ये बाइक है क्रूज़ 220, तो कंपनी अज्यूम करके चलती है कि आप पहाड़ों में भी जाएंगे इस बाइक पर। तो अगर आप पहाड़ों में हैं, आप स्लोप पर हैं, इंक्लाइन पर हैं, उस टाइम अगर आपने ब्रेक दबाया और ब्रेक एकदम से दबा तो टायर स्किड कर सकता है। पहले ABS भी नहीं होता था इन मॉडल्स में, तो ABS की एब्सेंस में
ब्रेक का ज़्यादा बाइट का होना नुकसानदेह है, तो इसलिए कंपनी ने बाइट कम रखी है। ऑल्दो मुझे आज सच कभी इशू आया नहीं, शुरू का कुछ टाइम मुझे लगा, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी आप उसमें ढल जाते हो। गेट टू नो कि कितना दबाने पे कितना ब्रेक लगेगा, सो दैट इज़ ओके। उसके बाद आती है बात हैंडल बार और स्विच गियर की। हैंडल बार का स्विच गियर आप देख सकते हैं 25,000 किलोमीटर में बटन्स 10 बार दबाए गए होंगे। थोड़ा बहुत पेंट हिला है, बट उसके अलावा द क्वालिटी ऑफ द स्विच गियर इज़ गुड। अभी तक मुझे कहीं पर किसी तरह के इश्यूज़ नहीं है। बटन्स में अभी भी वही क्लिक साउंड्स हैं जो शुरुआत में थी, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हैंडल बार का स्विच गियर मैंने आपको दिखा दिया। हॉर्न, अब जो हॉर्न इसके साथ आया था वो बहुत ही बेकार किस्म का हॉर्न था। ये था वो हॉर्न जो इसके साथ आया था, बट मुझे हॉर्न कभी पसंद नहीं आया, तो मैंने ये 2 हॉर्न अलग से लगवाए थे ना। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हॉर्न्स जो इसमें काम करता है। और कहीं तो मैं आवाज़ भी सुना देता हूँ, इट्स प्रीटी लाउड दैट वे। उसके बाद आती है बात मिरर्स की। तो इसके जो मिरर्स हैं, जो इसके अपने मिरर्स आए थे वो बहुत जल्दी टूट गए थे। पार्किंग्स में लोग घुमाते हैं, हिलाते हैं, तो वो टूट गए थे। और उसके बाद वो बहुत स्टिफ भी थे, तो मुझे लगा मुझे चेंज करवाने चाहिए, वो मैंने हटा दिए, लेकिन मुझे नए मिले नहीं। तो ये स्ट्रीट के हैं, सिल्वर कलर में लिए। ये भी बजाज के ही सेंटर से हुए हैं, लेकिन बजाज की वही पुरानी बीमारी है कि जो स्पेयर पार्ट्स है वो ईज़िली नहीं मिलते। अभी जैसे इस मिरर के हटने के बाद मुझे इस पूरे सेगमेंट को चेंज कराने की ज़रूरत थी। आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल पोजीशन पे मिरर नहीं लगा हुआ है, ये ख़राब हो गई थी योक। तो ये मुझे महीनों तक ढूंढने पे ये हिस्सा नहीं मिला। जब मुझे नहीं मिला तो फिर मुझे ये जुगाड़ करना पड़ा, और इस जुगाड़ के बाद कहीं जाके शोरूम वालों को कॉल आया जी अब स्टॉक आ गया है, बट इट वॉज़ टू लेट। मैंने कई महीने इंतज़ार किया इसके लिए। सो ये एक प्रॉब्लम रहेगी आपको कि इसका सामान मिलने में दिक्कत आएगी। उसके बाद है इसका व्हील बेस। तो आप व्हील बेस देख सकते हैं एक्सेप्शनली लंबा है। अब इस एक्सेप्शनली लंबे व्हील बेस के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। फ़ायदा ये है कि इससे कंफर्ट इंक्रीज़ हो जाता है। कंफर्ट इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप सोफ़ा पे बैठे हो और ड्राइव कर रहे हो। लेकिन नुकसान ये है कि टर्निंग रेडियस बहुत बढ़ जाता है, तो कई बार छोटी गलियों में मोड़ते हुए आपको 3 पॉइंट टर्न्स लेने पड़ते हैं, जबकि एक नॉर्मल बाइक में आप उसे ईज़िली घुमा सकते थे। सो ये एक फैक्टर है कि आपको जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर टाइट लेन्स हैं, तो आई डोंट रियली थिंक इट्स अ व्हीकल फॉर यू, बिकॉज़ बहुत मुश्किल होती है मोड़ते हुए कई बार। टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर व्हीकल्स। उसके बाद है, मैंने आपको बताया सीट सॉफ्टनेस। अब इसकी सीट आप जब इनिशियली देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सीट बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्लश है, बहुत कुछ नहीं है, जो कि है भी। लेकिन अब उसका लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे नुकसान ये होता है कि 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको बम शोर्स होने लगते हैं। यू फील एज इफ आप बहुत टाइम से ड्राइव कर रहे हो, सो यू फील कि अब आपको रुकना ही पड़ेगा। नी प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, टर्निंग रेडियस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ब्रेकिंग, अब इसमें जो ब्रेक्स आते हैं वो बाइब्रेक के ब्रेक्स हैं। अभी भी शायद बाइब्रेक ब्रेक्स ही आ रहे हैं, और पीछे अभी भी शायद डिस्क ब्रेक्स नहीं आ रहे हैं। आई थिंक अब इट्स हाई टाइम कंपनी को दे देना चाहिए। उसके बाद टैंक की जो टीयर ड्रॉप शेप है उसका मतलब मेरे को थाइज़ को टक इन करते हुए कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है या मेरे को लेग्स पे कोई इशू आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टीयर ड्रॉप शेप जो है वो बहुत सही से अलाइन होती है आपकी थाइज़ की पोजीशन के साथ। उसके बाद है पावर टू वेट रेशो। पावर टू वेट रेशो बहुत बेहतरीन है। 160 kgs 165 kgs की व्हीकल है, एंड इन टर्म्स ऑफ अ क्रूज़र इट्स वेरी गुड। तो उसकी वजह से अब होता ये है कि 220 सीसी होते हुए भी आप इस बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे 350 सीसी की क्लासिक्स को पीछे छोड़ते हुए। सस्पेंशन सॉफ्ट है, पीछे वाला थोड़ा सा हार्ड है, विच इज़ गुड, होना चाहिए, टूरिंग में सपोर्ट करता है। बट जो आगे वाला है वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो बहुत बार ऐसा मैंने महसूस किया है कि अगर कोई बहुत बड़ा पॉटहोल हो तो बॉटमाइज कर जाता है। ऑल्दो क्वालिटी के मामले में आगे वाला जो सस्पेंशन है काफ़ी बेहतर लगा उस, और इसमें आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में कहीं आ जाता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट उसमें अप टू दिस पॉइंट मैं 2-3 बार सस्पेंशन की सील को चेंज करवा चुका था। इसमें अभी तक भी एक बार मुझे भी सील को नहीं खुलवाना पड़ा। उसके बाद हीट मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, इट्स बेहतरीन। टॉप एंड ऑलमोस्ट गायब है, टॉप एंड आपको महसूस ही नहीं होगा। अगर आप हाईवे पर हैं 70-75 के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इंजन में पावर तो है बट लेकिन आप उसे एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे हैं या उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन इन गियर एक्सेलरेशन आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। हर गियर पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर ऑन टैप। इनिशियल पुल और मिड पुल आपको सही मिलेगा। इनिशियल पुल बहुत ज़्यादा है, बैलेंसिंग और स्टेबिलिटी बहुत सही है। इसमें बैकलेट स्विच गियर नहीं आता है, जो कि मुझे लगता है कि दे देना चाहिए, क्योंकि रात में कई बार चलाते हुए आपको ग्लव्स के साथ नहीं समझ में आता है कि आप कौन सा बटन कहाँ पर दबा रहे हैं। तो बैकलेट बटन्स होने चाहिए। इनफैक्ट हर मैन्युफैक्चरर की तरफ से होने चाहिए, बट बजाज ही था जिसने ये चीज़ शुरू करी थी, और अब जब बजाज ही स्लैक ऑफ करता है तो थोड़ा बुरा लगता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। बहुत बार ऐसा हुआ है सारे पार्ट्स ही आपको मेटल के मिलेंगे। ये प्लास्टिक है, लेकिन इसके अलावा ये मेटल है, ये मेटल है, सारे पार्ट्स आपको मेटल के मिलेंगे। ओवरऑल मेजरली जो बॉडी के पैनल्स है वो सारे मेटल हैं, लेकिन जहाँ जहाँ प्लास्टिक भी है वो भी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। इस तरह का नहीं है कि धूप या बरसात लगने के बाद जल्दी वो जो ख़राब होने लगता है, करोड़ होने लगता है, उस तरह का प्लास्टिक नहीं है। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। लेकिन जो पेंट की क्वालिटी है वो मुझे पसंद नहीं आई। पेंट की क्वालिटी इसलिए पसंद नहीं आई कि अभी आप देखिए 3.5 साल हुए हैं और ये रस्टिंग शुरू हो गई है। यही नहीं, कई जगह पर रस्टिंग शुरू हो गई है। लुक एट दिस। तो रस्टिंग की प्रॉब्लम है, ये मुझे लग रहा है कि पेंट की प्रॉब्लम है। पेंट अच्छे से अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं किया गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर कहीं यहाँ आता है, बिकॉज इट्स हियर। तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से आपको आगे की तरफ वेट कम महसूस होगा, बट उसी की वजह से कई बार ऐसा भी होगा कि जो हैंडल है वो आपको बहुत लाइट महसूस होगा, जबकि वो लाइट है नहीं, बट आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जो हैंडल है वो काफ़ी लाइट है। तो वो एक फैक्टर हो सकता है। उसका एरोडायनामिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत विंड ब्लास्ट लगता है। और कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ इस तरह के भी हैं, जैसे जब मैंने नई नई ली थी बाइक, तो अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। इफ़ आई एम सिटिंग हियर, इस पोजीशन पर मैंने कैमरा को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने रखा है, तो आपको आगे वाला व्हील दिखाई नहीं देता। तो इस आगे वाला व्हील के दिखाई ना देने की वजह से बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था आगे स्पेस है, और मैं चलता जाता था स्टॉप गो ट्रैफिक में, और आगे से लोग निकल के बोलते थे कि आपने ठोक दिया। तो ये व्हील बेस क्योंकि बहुत लंबा है और डिज़ाइन इश्यूज़ है कि आपको आगे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता, तो शुरू में कुछ टाइम आपको लगता है एडजस्ट करने में कि कितनी स्पेस आपको लेकर के चलना है। टाकोमीटर मैंने आपको बताया कि नहीं है। मनूवरेबिलिटी में कुछ इश्यूज़ आपको महसूस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस शेप, लंबाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से। जैसे पार्ट्स की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। पार्ट्स की क्वालिटी मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की, कि अब तक 6 या 7 बार ऐसा हो चुका है कि फ्यूज़ेस उड़ जाते हैं, और कभी स्टार्टिंग का फ्यूज़ उड़ जाता है, कभी रिले ख़राब हो जाती है, कभी कोई बटन ख़राब हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पार्ट्स की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। 9 साल फेज़र मैंने चलाई, एक बार भी फ्यूज़ नहीं उड़ा। इसमें शुरू के 6 महीने में 2 से 3 बार ऐसा हो चुका था कि फ्यूज़ उड़ जाते थे। तो दैट इज़ इट गाइज़। मैंने इसमें जो कुछ भी था मैंने ऐड कर दिया अपने हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या करवाया है। तो पहली चीज़ तो यहाँ जो विजिबल है, मैंने ये हैज़ार्ड लाइट का स्विच लगवाया था अपने हिसाब से, इसकी मुझे ज़रूरत थी। ये मैंने एक मोबाइल होल्डर यूज़ किया है। टायर्स का मैंने आपको बता दिया कि टायर्स मैंने लगवाए थे। उसके बाद अब इसके अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसमें काम जो हुआ है वो अभी इसका मैंने 24,000 या 25,000 किलोमीटर पे आके मैंने इसका चेन सेट बदलवाया है। चेन सेट अच्छा चला। यामाहा वगैरह में चेन सेट ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार के बाद तंगी देना शुरू कर देते हैं। इसका जो इनबिल्ट जो चेन सेट आया था वो ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब कुछ स्ट्रेच हो रहा है। सो दैट वे द लाइफ ऑफ दैट वाज गुड। लेकिन मुझे 20,000 किलोमीटर के आसपास ही इसकी जो क्लच प्लेट्स है उसका काम करवाना पड़ गया था, जो मुझे यामाहा पे 40,000 किलोमीटर के बाद भी नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो ईच देयर ओन, सबका चलाने का तरीका अलग होता है। सब किस माहौल में कहाँ पर आप गाड़ी चला रहे हो उस पर फ़र्क पड़ता है, कहाँ रहते हैं आप, आपके आसपास के इलाके किस तरह के, ट्रैफिक किस तरह से होता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू टेक अ रोल। लेकिन मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे करनी पड़ी या करी मैंने। अब उसको किस तरह से लेना है, वो आपके लिए किस तरह से फिट बैठती है, यू सी इट योरसेल्फ। तो बस यही है। टायर्स मुझे इसीलिए बदलवाने पड़े। एक तो मैंने हाइट का इशू बताया, बट वो उतना बड़ा इशू नहीं था। जितना बड़ा इशू ये था कि जो ट्यूब टायर्स थे, जब भी टायर पंक्चर होता था, रात में कई बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, रात का समय है और वो टायर पंक्चर हो गया, तो मैं बीच रास्ते में अटकना विद लगेज
दैट वाज लाइक अ नाइटमेयर एंड आई डिडंट वांट टू फेस दैट अगेन एंड अगेन। तो 15,000 किलोमीटर के आसपास ही जाके मैंने दोनों चीज़ें चेंज करवा दी थी। अब मुझे पता लगा है कि इस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं कि आप टायर के अंदर उन्हें लगा सकते हो जिससे कि टायर पंक्चर नहीं होता। एक तो मुझे उस वक्त पता नहीं था, दूसरा पता भी होता तो मैं उस पर रिलाई करने से कहीं बेहतर मानता कि मैं ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन है, हमेशा के लिए ही हो गया। सो दैट इज़ वन थिंग। सो या दैट्स इट, आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बाकी तो और तो ऐसा कुछ बचा नहीं है जो इसमें मैंने ना कवर किया हो। आई डन ऑलमोस्ट कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें हो सकता है कहीं कुछ अब्रप्ट एंडिंग्स हों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। टेक केयर, हैव फन, राइड सेफ, एंड थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।